हेलो बच्चों, जय हिंद, जय राजधानी। तो पिछले क्लास में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू देख रहे थे। तो कनेक्टिव टिश्यू के हम लोगों ने लूज एंड डेंस टाइप को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। दोनों का लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसके एग्जांपल्स क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले एक और कनेक्टिव टिश्यू है, ज़रा हम लोग इसको डिस्कस करें। इसे म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो म्यूकॉइड टर्म जो आया है वो म्यूकस से आया है बच्चों, ठीक है। तो कई बार इस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बहुत ज़्यादा लूज नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा ही लूज नेचर का होता है, और ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लूइड नेचर का होता है ना। और म्यूकस की तरह इसका जो है मैट्रिक्स होता है, इसलिए इसको हम लोग म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में ध्यान रखोगे, कॉक्स कॉम्ब, ठीक है। ये जो कॉक्स यानी मुर्गे की जो कल्की होती है ना, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। फिर विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर के बारे में आप जानते होंगे। विट्रस ह्यूमर कहाँ, किस ऑर्गन के अंदर मिलता है? तो ये हमारे आई बॉल के अंदर मिलता है बच्चों, ठीक है ना। विट्रस ह्यूमर आई बॉल के अंदर मिलता है। एक फ्लूइड होता है जो लेंस के पीछे भरा होता है, ठीक। और वॉर्टन्स जेली ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड में जो वॉर्टन जेली होता है वो भी बच्चों ध्यान रखोगे कि म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू के 3 एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप्स है, स्केलेटल एंड वैस्कुलर, ठीक है। स्केलेटल एंड वैस्कुलर ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड इसको इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अदर कनेक्टिव टिश्यू में नहीं होते, ओके। अब स्केलेटल टिश्यू जो है इस पे हम लोग बात करें, तो ये जो स्केलेटल टिश्यू है बच्चों, ये हमारे बॉडी का या वर्टिब्रेट्स के बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाता है, एंडो स्केलेटन, ठीक है। और ये बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो हाँ, जैसे अब हमारा पूरे सारा स्केलेटन जो है वो स्केलेटल टिश्यू का ही बना हुआ है ना। तो स्केलेटल टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन्स। तो चलो पहले हम कार्टिलेज से बात को स्टार्ट करते हैं। कार्टिलेज, ओके। तो ये जो कार्टिलेज है बच्चों, ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, कैसा? सॉलिड है एंड सेमी रिजिड, सेमी रिजिड, ओके। यानी ठोस और अर्ध दृढ़। यानी कहने का मतलब कि ये जो स्केलेटल टिश्यू है बच्चों, ये सॉलिड तो है बट ये एकदम रिजिड नहीं है, एकदम दृढ़ नहीं है, बल्कि सेमी रिजिड है, अर्ध दृढ़ है। अब जैसे बोन है तो बोन को मोड़ नहीं सकते, फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजिड है, लेकिन कार्टिलेज है तो कार्टिलेज को हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। ये कार्टिलेज जो है बच्चों ध्यान रखोगे कि ये
कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, इसको हम प्रेस करेंगे तो प्रेस हो जाता है, फिर वापस अपने प्रीवियस पोजीशन में चला आता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कई ऑर्गन्स हैं जो कार्टिलेज के बने हुए, ठीक है। तो ये जो कार्टिलेज है बच्चों, अब जैसे हमारे बॉडी से ये हमने कार्टिलेज का एक पीस निकाल लिया, दिस इज़ व्हाट कार्टिलेज, ठीक है ना। कार्टिलेज का एक पीस निकाल लिया हमने, और इस पीस के थोड़े से पार्ट को जो है मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें कैसा दिखेगा, ज़रा इसको हम लोग समझें। ये हमने इस कार्टिलेज के पीस को मैग्नीफाई किया है, ठीक है। ओके, तो ये कार्टिलेज के एक पीस का मैग्नीफाइड व्यू है बच्चों। तो इसमें देखो ये मैट्रिक्स है ना, और ये फाइबर्स है, ओके। अब ये कार्टिलेज जो होता है एक्सटर्नली जो सराउंडेड होता है, बाहर से जो घिरा होता है, एक कवरिंग से घिरा होता है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। ये समूचे मैट्रिक्स को घेरता है, सराउंड करता है, आउटर कवरिंग बनाता है, ठीक है ना। तो ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है बच्चों, इसमें दो पार्ट है, ये दो लेयर में दिख रहा है। ये जो बाहर वाला लेयर है इसे हम फाइब्रस लेयर कहते हैं, फाइब्रस शीथ। और ये जो अंदर सेल का एक लेयर दिख रहा है इसे कॉन्ड्रोजेनिक लेयर कहते हैं, ओके। तो पेरिकॉन्ड्रियम जो है बच्चों, इस पेरिकॉन्ड्रियम में दो लेयर्स हैं। बाहर वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस शीथ, और अंदर वाला जो सेलुलर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोजेनिक लेयर। ये फाइब्रस शीथ जो है बच्चों, ये ध्यान रखोगे कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी श्वेत तंतु संयोजी ऊतक की एक मोटी परत का बना होता है, ठीक है ना। और इस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू शीथ यानी फाइब्रस शीथ, ठीक है, इस फाइब्रस शीथ में ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और उनके ब्रांचेस वगैरह भी जो मैट्रिक्स में आते हैं बहुत कम आते हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्टिलेज जो होता है वो ब्लड सप्लाई कार्टिलेज में बहुत कम होता है। यानी कार्टिलेज जो है लेस वैस्कुलर टिश्यू है, यानी कम संवहनीय, अल्प संवहनीय ऊतक है, ठीक है ना। अब इसी वजह से जो है कार्टिलेज में हीलिंग एंड रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक। तो ये हो गया फाइब्रस शीथ के बारे में। अब जरा ये कॉन्ड्रोजेनिक लेयर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कॉन्ड्रोजेनिक लेयर है बच्चों, ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का एक लेयर होता है, ठीक है ना। ये सारे सेल्स जो है अनडिफ्रेंशिएटेड है। अब ये सेल्स जो है डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट करके नए नए सेल्स बनाते हैं और उसे अंदर की तरफ भेजते हैं, दिख रहा है ना। तो ये जो नए सेल बन के अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, पेरीफेरी से, चारों तरफ से, ठीक है, अंदर की तरफ जो आ रहे हैं, इन्हें हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, ओके। तो ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स है बच्चों, ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कहलाता है। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स मतलब उपास्थ्य निर्माण कोशिका कहलाता है, क्लियर है। अब ये अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद मैट्रिक्स एंड फाइबर्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स एंड
फाइबर्स सिक्रीट करते हैं। ये सारा जो मैट्रिक्स ऑफ फाइबर्स दिख रहा है ये किसने सिक्रीट किया है? इस कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल ने ही सिक्रीट किया है। क्लियर है? ओके। और साथ ही साथ ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जो पूरे बॉडी में सिर्फ कार्टिलेज में ही प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रीन, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो कॉन्ड्रीन प्रोटीन है बच्चों, ये ध्यान रखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कार्टिलेज का। ये कार्टिलेज में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस कॉन्ड्रीन प्रोटीन के प्रेजेंस के वजह से ही ये जो है सॉलिड होने के बाद भी सेमी रिजिड है। क्लियर है? ये ध्यान रखोगे। ओके, अब क्या है बच्चों कि ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स है ये मैट्रिक्स एंड फाइबर सिक्रीट करते हैं और साथ ही साथ कॉन्ड्रीन प्रोटीन भी सिक्रीट करते हैं। क्लियर? जब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं और डिवीजन की प्रॉपर्टी खो देते हैं, ठीक है, तब ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एक अदर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये सभी क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स हैं और इन्हें हम कार्टिलेज सेल्स कहते हैं, यानी उपास्थि कोशिका कहते हैं, कार्टिलेज सेल्स। ठीक है, कार्टिलेज सेल्स यानी उपास्थि कोशिका कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखोगे बच्चों कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है यानी कार्टिलेज सेल्स हैं, ये मैट्रिक्स में ओपन नहीं होते हैं, बल्कि ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, तरल से भरे हुए स्थानों में प्रेजेंट होते हैं और इन स्थानों को हम बोलते हैं लैक्यूना। क्या कहते हैं? लैक्यूना, यानी रिक्तिका कहते हैं। ध्यान रहेगा, रिक्तिका कहते हैं। और ये इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है ना। एक लैक्यूना में बच्चों ध्यान रखोगे कि एक से ज़्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जब एक से ज़्यादा, जब कई कॉन्ड्रोसाइट्स लैक्यूना में प्रेजेंट होंगे, जब कई कॉन्ड्रोसाइट्स लैक्यूना में प्रेजेंट होंगे तो इस सेल्स के इस ग्रुप को सेल नेस्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्या कहेंगे? सेल नेस्ट, यानी कोशिकाओं का घोंसला बोलते हैं इसको। क्लियर है बच्चों? तो ये तीन तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रोजेनिक लेयर के अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। मैट्रिक्स जो है जैसे सभी कनेक्टिव टिश्यू का होता है बच्चों, वैसे ही कार्टिलेज का भी होता है, वही म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, ये जो कार्टिलेज है इसका ग्रोथ बच्चों ध्यान रखोगे कि यूनिडायरेक्शनल होता है और सेंट्रीपिटल होता है, यानी एक दिशात्मक ग्रोथ होता है इसका, और साथ साथ अभिकेंद्रीय, यानी बाहर से अंदर सेल आते हैं, अंदर से बाहर सेल नहीं जाता। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है ना। अब कार्टिलेज के टाइप होते हैं। ठीक है, तो चलो जरा कार्टिलेज के टाइप्स पे बात करें। तो कार्टिलेज, तो ये जो कार्टिलेज है बच्चों, इसको हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: हाइलीन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, फिर फाइब्रस कार्टिलेज जो है इसको वाइट फाइब्रस कार्टिलेज और येलो इलास्टिक कार्टिलेज में भी डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो एक एक टाइप्स को हम लोग ज़रा डिटेल में देखें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हाइलीन कार्टिलेज। तो ये जो हाइलीन कार्टिलेज है इसे कचाभी उपास्थि कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो फिगर बनाया था कार्टिलेज का, ठीक है बच्चों, ये हाइलीन कार्टिलेज का ही है। ठीक है, तो हाइलीन कार्टिलेज में क्या है बच्चों कि मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सेल्स एंड फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सबसे सॉफ्ट यानी सॉफ्टेस्ट कार्टिलेज है। ठीक है ना, ये सॉफ्टेस्ट कार्टिलेज है, सबसे कोमल उपास्थि, सॉफ्टेस्ट कार्टिलेज। ठीक है, ये थोड़ा ब्लूइश ग्रीनिश कलर का होता, ब्लूइश ग्रीनिश,
यानी नीला हरे रंग का होता है ना, और साथ ही साथ ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट यानी थोड़ा आर पार भी दिखता है, ठीक है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू, ये जो उपास्थि है बच्चों, हाइलिन कार्टिलेज, ये हमारे बॉडी में कई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे लैरिंग्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट इसी का बना हुआ है, ठीक है। फिर ट्रैकिया में जो रिंग्स होते हैं, ट्रैकियल रिंग्स, वो भी इसी के बने होते हैं, ओके। फिर ये रिब्स का जो यानी पसलियों का जो कोस्टल कार्टिलेज होता है, कोस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब्स, रिब्स का जो कोस्टल कार्टिलेज होता है वो भी इसी उपास्थि का बना होता है, ठीक है बच्चों। नेजल सेप्टम यानी नासिका पट, नेजल सेप्टम, ये भी इसी हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। इसके अलावा बच्चों जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब कोई भी वर्टिब्रेट होता है, फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टाइल हो, बर्ड हो, मैमल हो, तो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उस समय हमारा जो पहला एंडोस्केलेटन बनता है वो हाइलिन कार्टिलेज का बनता है, ठीक है ना। एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो, ठीक है। यानी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो का जो एंडोस्केलेटन है वो इसी उपास्थि का बना होता है। बाद में धीरे धीरे ऑसिफिकेशन होता है और बर्थ के पहले ही पूरा वो कार्टिलेज का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है बोन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्टिलेज जो है बोन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपने कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में पढ़ा होगा कि फिशेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कार्टिलेजिनस एंड बोनी, यानी उपास्थल और अस्थिल मछलियाँ, ठीक है। तो उपास्थल मछलियों में जैसे शार्क वगैरह का नाम सुना होगा, है ना, तो शार्क वगैरह का जो एंडोस्केलेटन है, ठीक है, वो हाइलिन उपास्थि का बना होता है, ठीक है। एंडोस्केलेटन ऑफ शार्क, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल है बच्चों किसके, ये सभी हाइलिन कार्टिलेज के एग्जाम्पल हैं। चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज यानी श्वेत तंतु उपास्थि, ओके। तो ये जो कार्टिलेज होता है बच्चों, नाम से पता चल रहा है ना, तो इस कार्टिलेज के मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, इस मैट्रिक्स में खूब सारे वाइट कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बंडल्स के फॉर्म में, यानी इसके मैट्रिक्स में जो है ना वाइट फाइब्रस कार्टिलेज भरा रहता है, ठीक है ना, खूब सारे वाइट कोलेजन फाइबर्स, वाइट कोलेजन फाइबर्स भरे होते हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि वाइट कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं ये टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी टिश्यू को मजबूती देते हैं। ये जितने ज़्यादा नंबर में होंगे टिश्यू उतना ज़्यादा मजबूत होगा, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, ठीक है। यानी वाइट फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये सबसे मजबूत उपास्थि है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखोगे कि जो आउटर कवरिंग है पेरिकॉन्ड्रियम, वो अनुपस्थित होता है, यानी एब्सेंट, ओके। यानी आउटर कवरिंग जो है वो एब्सेंट होता है, समझ गए। अब चलो जरा इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग देखें। तो इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल इंटर वर्टिब्रल डिस्क्स, और दूसरा एग्जाम्पल जो है बच्चों ध्यान रखोगे प्यूबिक सिम्फाइसिस, ओके, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है ना। तो यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जो हमारा बैकबोन है मेरुदंड, तो इसमें छोटे छोटे बोन्स जो होते हैं एक लाइन से अरेंज्ड होते हैं, सजे हुए होते हैं, तो उन बोन्स को वर्टिब्री कहते हैं, कशेरुकास्थी, ठीक है। तो दो
वर्टिब्रा के, दो वर्टिब्री के बीच में थोड़ा गैप होता है, ठीक है, और उस गैप में जो है एक पैड फंसा होता है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी अंतर कशेरुक चक्ति बोलते हैं, ठीक है ना। और ये अंतर कशेरुक चक्ति जो है वो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। तो ये कुशन के जैसा काम करता है और झटका अवरोधन से बचाता है, ठीक है ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है बच्चों आपको पता होगा कि जैसे हमारा जो वेस्ट है यानी कमर वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे जो बोन का सेट होता है उसे हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल, यानी श्रोणी मेखला बोलते हैं। तो श्रोणी मेखला के जो दो बोन होते हैं वो नीचे से आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेज के द्वारा ही आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखोगे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेज ही दोनों श्रोणी मेखला के अस्थियों को जोड़ता है। क्लियर है? तो ये दोनों एग्जाम्पल है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के। ओके बच्चों, चलो अब जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है येलो इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। येलो इलास्टिक कार्टिलेज यानी पीला इलास्टिक उपास्थि, ठीक है, पीला इलास्टिक उपास्थि। तो इसमें भी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इस कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कौन सा फाइबर ज़्यादा नंबर में होगा, तो येलो इलास्टिक फाइबर, ठीक है ना। येलो इलास्टिक फाइबर्स एबंडेंट होंगे, यानी पीला इलास्टिक तंतु जो है बहुत ज़्यादा नंबर में होगा, ठीक है। वाइट कोलेजन फाइबर भी होंगे लेकिन कम संख्या में होंगे, ठीक है। तो येलो इलास्टिक फाइबर क्या प्रोवाइड करता है टिश्यू को, तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। मैंने पहले भी बताया था कि जितना ज़्यादा येलो इलास्टिक फाइबर जो है कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होगा वो टिश्यू उतना ज़्यादा लचीला होगा, उतना ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा, यानी उसको खींचने पे वो खिंच जाएगा, फिर छोड़ने पे वापस आ जाएगा। तो ये मोस्ट इलास्टिक कार्टिलेज जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, मोस्ट इलास्टिक कार्टिलेज। और इसमें ध्यान रखोगे कि पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है, पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट, ओके, पेरिकॉन्ड्रियम इसमें उपस्थित होंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। ये जो कार्टिलेज है इसके एग्जांपल में सब, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ई ई ई ई, ये चार एग्जांपल, ई फॉर इलास्टिक है ना। तो ईयर पिन्ना यानी कर्ण पल्लव, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, वाह कर्णनाल, ये कान की जो नली होती है उसकी दीवार में ये कार्टिलेज होता है, ठीक है। ईयर पिन्ना के ईयर पिन्ना भी इसी कार्टिलेज का बना होता है। उस्टैकियन ट्यूब, स्टैकियन नली, तो स्टैकियन नली के बारे में जानते होंगे कि हमारा जो मिडिल ईयर होता है मध्य कर्ण, तो उस मध्य कर्ण से एक ट्यूब जो है हमारे गले में आके खुलती है एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टैकियन ट्यूब, तो वो भी इसी कार्टिलेज का बना होता है। एंड नेक्स्ट इज एपीग्लॉटिस, ठीक है, एपीग्लॉटिस कंठ ढक्कन बोलते हैं इसको, है ना। तो इसके बारे में पता होगा कि जैसे हमारा जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स कंठ, ठीक है, तो इस लैरिंग्स के टॉप पर एक पोर होता है, एक छिद्र होता है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं, और उस ग्लॉटिस को एक ढक्कन के जैसा बना हुआ स्ट्रक्चर कवर करता है, ठीक है, जिसे हम एपीग्लॉटिस कहते हैं। क्लियर? तो ये जो एपीग्लॉटिस है बच्चों ध्यान रखोगे कि किस चीज़ का बना हुआ है, ये भी येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। इसके अलावा एक एग्जांपल और याद रख सकते हैं, दैट इज टिप ऑफ नोज, ठीक है, ये नाक के टिप पे, सिर्स पे जो कार्टिलेज रखा हुआ है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ओके, क्लियर है बच्चों? चलो अब एक टाइप और है उसको भी डिस्कस करें, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ठीक है, कैल्सिकृत उपास्थि,
कैल्सीकृत उपास्थि, ठीक है। तो ये जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज है बच्चों, ये ध्यान रखोगे कि बेसिकली ये हाइलिन कार्टिलेज ही होता है, ठीक है, यानी हाइलिन कार्टिलेज के जैसा ही होता है, बट इसमें इसके मैट्रिक्स में जो है, इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, यानी कैल्शियम का संचय हो जाता है, जिसके वजह से ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो सबसे हार्डेस्ट कार्टिलेज अगर पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? कैल्सिफाइड कार्टिलेज, हार्डेस्ट कार्टिलेज। तो ध्यान रहेगा बच्चों कि बेसिकली ये जो है कैल्सिफाइड कार्टिलेज कैसा है, ये हाइलिन कार्टिलेज के जैसा ही होता है, लेकिन इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम के डिपोजिशन होने की वजह से ये हार्ड हो जाता है, इसलिए इसको हार्डेस्ट कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल ट्रैकियल रिंग्स ऑफ बर्ड्स, ट्रैकियल रिंग्स ऑफ बर्ड्स। हमारे ट्रैकिया में जो रिंग है वो हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन बर्ड्स के जो ट्रैकियल रिंग्स होते हैं बच्चों, वो ध्यान रखोगे कि कैसा बना होता है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज का होता है। हमारा जो ट्रैकियल रिंग होता है वो इनकम्प्लीट सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड, और बर्ड का जो ट्रैकियल रिंग होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना, सी शेप्ड नहीं होता बल्कि कंप्लीट होता है, रिंग लाइक होता है। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, अभी हम लोग शार्क की बात कर रहे थे ना, कार्टिलेजिनस फिश यानी उपास्थल मछली। तो ये जो शार्क है इसका समूचा जो एंडोस्केलेटन है बच्चों, यानी अंतःकंकाल है, वो हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन इसका जो वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन होता है, ठीक है ना, वर्टिब्री, वो किस चीज़ का बना होता है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज का, वर्टिब्री ऑफ शार्क। और एक एग्जाम्पल सुप्रा स्कैपुला ऑफ फ्रॉग, यानी फ्रॉग का जो सुप्रा स्कैपुला होता है बच्चों, वो भी किस चीज़ का बना होता है? वो कैल्सिफाइड कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर है? तो ये सभी एग्जाम्पल्स ध्यान में रखेंगे, ये सब नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बच्चों, क्या? कार्टिलेज। अब हम बोन्स डिस्कस करने जा रहे हैं, अस्थि, ठीक है। तो ये जो अस्थि है इसे ओसियस टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। क्यों ओसियस टिश्यू क्यों कहते हैं? तो ओसियस टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मैट्रिक्स में ओसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ओसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसके मैट्रिक्स में, इसलिए इसे ओसियस टिश्यू भी कहते हैं। ओके बच्चों, अब क्या है कि ये जो बोन्स होते हैं ये वर्टिब्रेट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट का एंडोस्केलेटन बनाता है, ठीक है, और कई ऑर्गन्स को, टिश्यू को ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक। इसके अलावा आप जानते हैं कि जैसे बोन्स के अंदर जो है एक टिश्यू भरा होता है जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं, है ना। तो वो जो बोन मैरो होता है वहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी कहाँ बनते हैं? बोन के अंदर जो बोन मैरो टिश्यू प्रेजेंट है उसमें बनते हैं, ठीक है ना। और ये जो बोन है कैल्शियम का स्टोरेज बैंक है ना, एक तरह से बॉडी में जब कैल्शियम एक्सेस में होता है तो बोन में डिपॉजिट होते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो बोन से ही ब्लड में जाते हैं। तो एक मेटाबॉलिक रोल भी है बोन का, ठीक है ना। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है, ठीक है, वो मेनली उसमें ये मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू के साथ साथ ये स्केलेटल टिश्यू सहयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग बोन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करें, ठीक है। तो ये जो बोन होता है ये हार्डेस्ट टिश्यू यानी सॉलिड है एंड रिजिड है, यानी ठोस और दृढ़ कंकाल उत्तक है, ठीक है, इसे हम मोड़ नहीं सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
ये हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी है, हार्डेस्ट टिश्यू, ये बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है, ठीक है, सबसे कठोर ऊतक है। अच्छा, और ये भी ध्यान रखोगे कि ये जो बोन है ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर एक बोन को हम डाइल्यूट HCl में यानी एसिड में रख दें, ठीक है, तो क्या होगा? अगर किसी बोन को हम एसिड में डाल के घंटों छोड़ दें तो क्या होगा? तो होगा क्या कि इस बोन का जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, ठीक है ना, वो सब डिज़ोल्व हो जाएगा एसिड में, और सॉफ्ट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ही रह जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर एक बोन को हम कुछ समय के लिए एसिड में डाल दें तो क्या होगा कि उसका उस बोन का जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सब डिज़ोल्व होके एसिड में चला जाएगा, और सिर्फ एक सॉफ्ट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क रह जाएगा। और उस सॉफ्ट फ्रेमवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फ्रेमवर्क को हम कहेंगे डीकैल्सिफाइड बोन, डीकैल्सिफाइड बोन बोलते हैं, ठीक है ना, उसे डीकैल्सिफाइड बोन कहेंगे। अब अगर एक बोन को हम हाई टेम्परेचर पे रख दें तो क्या होगा? तो अगर हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो उस बोन का जो ऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक पार्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पार्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो पाउडर के फॉर्म में हमें मिलेगा, रह जाएगा वो शेष, है ना। तो उस इनऑर्गेनिक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ड्राइड बोन और बोन ऐश, अस्थि भस्म कहेंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक पार्ट जल जाएगा और सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्ट जो है पाउडर के फॉर्म में रह जाएगा, और उसे हम ड्राइड बोन या बोन ऐश कहते हैं। क्लियर है? अब अगर हम किसी बोन को अल्कली सॉल्यूशन में यानी NaOH या KOH सॉल्यूशन में रखें, NaOH और KOH सॉल्यूशन में रखें, ठीक है, NaOH और KOH सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा? तो अगर बोन को किसी अल्कली सॉल्यूशन में हम रखेंगे तो बोन का ना तो ऑर्गेनिक पार्ट लूज होगा ना ही इनऑर्गेनिक पार्ट लूज होगा, ठीक है। बोन जो है वो बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा, यानी उस पर जो मसल्स वगैरह चिपके होंगे वो अलग हो जाएंगे और बोन क्लीन हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अब जरा बोन के बारे में आगे हम लोग बात करें। बोन जो एंडोस्केलेटन बनाता है बच्चों, ठीक है ना, तो अलग अलग वर्टिब्रेट के बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम एक लॉन्ग मैमेलियन बोन के, हमारे ही बॉडी में जो है लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे लिम्स के, हाथ पैर के बोन्स जो होते हैं लंबे लंबे, इन्हें लॉन्ग बोन्स कहते हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट बोन्स भी होते हैं, फ्लैट बोन्स भी होते हैं, इरेगुलर बोन्स भी होते हैं, ठीक है। तो इवन हमारे ही बॉडी में जो है अलग अलग बोन्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम एक लॉन्ग मैमेलियन बोन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये एक मैमल का एक लॉन्ग बोन है। तो लॉन्ग बोन का ये जो बीच वाला पार्ट होता है बच्चों, इसको डायाफिसिस या शाफ्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? डायफिसिस और शाफ्ट, यानी दंड बोलते हैं इसको। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है दोनों छोर पर, इसे एपीफाइसिस यानी उपदंड बोलते हैं, ठीक है ना। बीच वाले पार्ट को दंड बोलेंगे और ये ऊपर वाले पार्ट को उपदंड बोलते हैं। तो इवन जो है बच्चों, यहाँ इस डायफाइसिस और एपीफाइसिस, इन दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है, ठीक है ना।
तो हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ से लेते हैं, कहाँ से? डायफाइसिस से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डायफाइसिस यानी दंड का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन लें तो हमें एक गोल सा सेक्शन मिलेगा, है ना, इस तरह का। तो ये जो लॉन्ग बोन का डायफाइसिस या शाफ्ट होता है, इस शाफ्ट के सेंटर पर बच्चों ध्यान रखोगे कि एक बड़ी सी कैविटी होती है, ठीक है ना, एक बड़ी सी गुहा होती है जो लंबाई की दिशा में रन करता है। तो इस कैविटी को हम बोलते हैं क्या? इस कैविटी को बोलते हैं मैरो कैविटी। क्या कहेंगे? मैरो कैविटी, ठीक है। और इस मैरो कैविटी यानी मज्जा गुहा बोलते हैं इसको, मज्जा गुहा। और इस मज्जा गुहा में ध्यान रखोगे कि एक टिश्यू भरा होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? बोन मैरो। अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रहेगा बच्चों। मज्जा गुहा यानी बोन मैरो। और इसी बोन मैरो में मैंने बताया था कि ये बोन मैरो जो रेड बोन मैरो होते हैं, लाल वाले होते हैं, तो उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो टिश्यू है बच्चों, ठीक है, ये जो बोन और ये बीच वाला जो पार्ट है, दिस इज मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स, ठीक है ना, यानी मैट्रिक्स बीच में है। क्लियर? तो ये जो बोन होता है बच्चों, ठीक है, ये बाहर से एक कवरिंग से कवर्ड होता है पूरे में, और अंदर से भी पूरे में एक कवरिंग से कवर्ड होता है, ठीक है ना। तो ये जो बाहर वाली कवरिंग है इसे हम पेरी ऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरी ऑस्टियम। और ये जो अंदर वाली कवरिंग है इसे एंडो ऑस्टियम कहते हैं, ठीक है। यानी बोन जो है उसका बाहरी सतह जो होता है वो पेरियोस्टियम से ढका होता है, और मैरो कैविटी जो होती है यानी मज्जा गुहा, वो एंडोस्टियम, बिल्कुल पेरियोस्टियम के जैसा ही होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में वो व्यवस्थित होता है, ठीक है। और पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के बीच में क्या होता है? मैट्रिक्स भरा होता है। क्लियर है बच्चों? अब चलो जरा बात को आगे बढ़ाएं। ये जो पेरियोस्टियम है, इस पेरियोस्टियम में दो भाग है, ठीक है। ये बाहर वाला जो भाग है ये फाइब्रस सीथ है। हाँ,